अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज सेकेंडरी केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर 5 के, चैप्टर 10, 11 के जो है वो MCQs डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके MCQs भी डिस्कस किए जाएँ, तो उसी के हवाले से आज की क्लास हमारी है। तो चैप्टर 1 तो हमने कर लिया, चैप्टर 2 भी कर लिया हाइड्रोजन, चैप्टर 3 भी कर लिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 4 के पास पेपर के MCQ सॉल्व करने वाले हैं, दिस इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों 2010 से 2019 तक जितने भी MCQs आए हैं उनकी डिस्कशन में यहाँ पर कर लेता हूँ। तो द फर्स्ट MCQs इज़ हेयर कि रूबी इज़ एन ऑक्साइड ऑफ डैश। रूबी जो है वो किसका ऑक्साइड होता है? तो आप जानते हैं कि हमने मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम के डिफरेंट ओर्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम के जो है वो हमारे पास सिलिकेट ओर्स भी हैं, फ्लोराइड ओर्स भी हैं, उसमें हमारे पास सल्फाइड ओर भी उसका है और साथ में ऑक्साइड ओर भी है। तो उसके जो ऑक्साइड ओर्स हैं उनमें 4 हमने पढ़े थे, डेट इज़ बॉक्साइट, गिबिसाइट, डायस्पोर, कोरंडम। और कोरंडम डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, वो ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है। तो जो रेड कोरंडम होता है, Al2O3 फार्मूला होता है कोरंडम का, जो रेड कलर का होता है उसको रूबी कहते हैं। तो रूबी असल में जो है वो एक ऑक्साइड है जिसका एल्यूमिनियम का है, चूँकि फार्मूला इसका Al2O3 होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो, और इट इज़ एक्चुअली एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे रूबी को ज़्यादातर जेम्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है कि H2S इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये H2S कौन सा एजेंट है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करना है तो आप वहाँ पर जो है वो आप जो है सेंट्रल एटम है, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लें। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर माइनस में आ रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ H2S जो है वो उसकी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर जो है वो माइनस में आएगा, -2 आएगा। तो H2S जो है खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, चूँकि अपने आप को ऑक्सीडाइज करके सामने वाले को रिड्यूस करेगा। थर्ड है कि रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लोनिक सल्फर आर इन इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर। कि किस टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लोनिक सल्फर मतलब अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर इक्विलिब्रियम में होता है। इसी को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं और वो टेम्परेचर होता है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। कि अगर 95.5 से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 95.5 से कम करेंगे तो वो अल्फ़ा सल्फर बन जाएगा। फोर्थ है किप्स अपरेटस इज़ यूज टू प्रिपेयर डैश। कि किप्स अपरेटस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या तैयार करने के लिए? तो किप्स अपरेटस आप जानते हैं कि इससे हम H2S गैस को बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, और ये असल में एक तरह का लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है जिसमें हम जो है वो रिएक्शन करते हैं। FeS हमारे पास होता है, फेरस सल्फाइड होता है, और उसका रिएक्शन हम करते हैं HCl के साथ, तब जाकर H2S गैस प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ है एल्यूमिनियम ब्रोंज कंटेंस। एल्यूमिनियम ब्रोंज आप जानते हैं एल्यूमिनियम का जो है वो एक ये अलॉय है। तो एल्यूमिनियम के 2 अलॉयस ज़्यादा फेमस है हमारे पास, एक होता है हमारे पास ड्यूराल्यूमिन होता है और एक एल्यूमिनियम ब्रोंज होता है। तो एल्यूमिनियम ब्रोंज में हमारे पास 10% एल्यूमिनियम होता है और 90% हमारे पास इसमें कॉपर होता है एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर, ठीक है। तो इसको इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ है नाइट्रोजन गैस लिक्विफाइज एट दिस टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है? तो वो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई होती है। द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन रोम्बिक सल्फर आर। ये आपको याद करना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कितना होता है जो है वो रोम्बिक सल्फर के अंदर। तो ये मैंने जो है वो टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया है, जब मैं सल्फ़र के बारे में बता रहा था आपको, रोम्बिक सल्फ़र के बारे में, तो वहाँ से आप चेक करके आंसर मेंशन कर सकते हैं। सो द सेवंथ MCQ इज़ द डेंसिटी ऑफ 98% नाइट्रिक एसिड इज़ डैश। तो 98% नाइट्रिक एसिड जो कंसनट्रेटेड होता है उसकी डेंसिटी 1.51 ग्राम पर ml होती है। एट्थ है द केमिकल फार्मूला ऑफ Al23.3H2 स्टैंड्स फॉर। तो Al23.3H2 किसका फार्मूला है? तो आप जानते हैं कि उसमें हमारे पास जो एल्यूमिनियम के जितने भी ऑक्साइड हो रहे हैं उन सब के फार्मूले में Al2O3 होता है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब में डिफरेंट होते हैं। बॉक्साइट में NH2 होता है, गिबिसाइट में 3H2 होता है, और इस तरह से अगर हम देखें तो डायस्पोर में सिर्फ H2 होता है और कोरंडम में H2 होता ही नहीं है। तो ये जो
है हमारे पास Al2 3.3H2O। ये फार्मूला गिब्बीसाइड का है। गिब्बीसाइड एक ऑक्साइड और है एल्यूमिनियम का। द फार्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड इज डैश। हाइपोक्लोरस एसिड का फार्मूला क्या होगा, ये आपको पता है। हाइपोहेलस एसिड है, ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है। तो एक हमारे पास होता है HO4Cl दैट इज़ पर क्लोरिक एसिड। HO3Cl होता है दैट इज़ क्लोरिक एसिड। HO2Cl होता है दैट इज़ क्लोरस एसिड। और HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है। 10th है द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैसेस। पूछते हैं कि लाफिंग गैस का जो है वो केमिकल नेम क्या है। तो लाफिंग गैस के होता है हमारे पास N2O फार्मूला उसका होता है, और ये असल में नाइट्रस ऑक्साइड गैस कहलाती है। N2O कह लें, नाइट्रस ऑक्साइड कह लें, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह लें, लाफिंग गैस कह लें, एक ही बात है। 11th MCQ है कि द एलिमेंट्स हैविंग द सिंबल Ga बिलोंग्स टू दिस फैमिली। गैलियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आप जानते हैं बैगन आलू गाजर इन थैली 4A ग्रुप है। तो Ga असल में गाजर हम कहते हैं ना, बैंगन आलू गाजर, तो गैलियम तो 4A ग्रुप से 3A ग्रुप से बिलोंग करता है। तो दैट इज़ बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है। 12 है मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड। एल्यूमिनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर को मिला देते हैं तो क्या बनता है, उसको कहते हैं अमोनल। अमोनल बनता है। AlNO3 थ्राइस और एल्यूमिनियम पाउडर का मिलाप होता है ये। अमोनल ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्लोजिव। उसको एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हैं, धमाके खेज़ मवाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिक्रिक एसिड या TNT TNP वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Ca2B6O11.5H2 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ। ये आप जानते हैं कि इसको हमने बोरेक्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया था। तो ये एक मिनरल है बोरॉन का जिसको हम कोलेमेनाइट कहते हैं। ठीक है। 14 है टिंकल इज़ अ मिनरल ऑफ डैश। तो ये भी बताया था, ये उसमें बोरिक एसिड के अंदर ये आपको बताया गया था कि बोरिक एसिड को हम लोग जो है वो टिंकल भी कह रहे होते हैं। टिंकल भी कहते हैं, सुहागा भी कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं, इस तरह से। तो टिंकल जो है वो मिनरल नेम किसका है? बोरॉन का है, चूँकि इसमें बोरॉन मौजूद होता है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ टिंकल इज डैश। टिंकल का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा? मतलब जो बोरेक्स का है Na2B4O7.NH2। 16 है द सब्सटेंस विच कंटेन्स 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड डैश। आपको पता है मेटल्स के मिलाप से जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिलाया जाता है तो उनके मिलाप से बनता है अलॉय। ठीक है। सो अलॉय इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल। लाइक स्टील एक अलॉय है, ब्रास, ब्रोंज, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, ब्रोंज, ट्यूरलेमिन, ये सारे के सारे अलॉयज़ होते हैं। बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। बॉक्साइट जो है वो चीफ ओर है अब एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। और हमने जो है वो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ी है, उसमें बॉक्साइट ओर से ही हमने सीखा है किस तरह से एल्यूमिनियम को सेपरेट किया जाता है। तो नेक्स्ट 18 MCQs है रॉयल वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ द 1:3 बाय वॉल्यूम ऑफ डैश। तो 1:3 के रेशो से क्या मिलाया जाता है रॉयल वाटर में या एक्वा रीजियम में? तो 1 रेशो आपको पता है नाइट्रिक एसिड का होता है, 3 रेशो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, ये HNO3 एंड HCl। तो 19 एंटीडोट ऑफ H2S पॉइजनिंग इज़ वेरी डाइल्यूट डैश। कि अगर कोई H2S गैस आप जानते हैं टॉक्सिक होती है, अगर उसको कोई सूंघ ले तो उस सूरत में उसके लिए एंटीडोट क्या होता है, उसका तोड़ किससे निकाला जाता है? तो उसके लिए वेरी डाइल्यूट क्लोरीन। तो बहुत डाइल्यूट क्लोरीन होता है जो क्या करता है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। 20 है दैट प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग बोरिक एसिड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। हमने पढ़ा था कि एक्शन ऑफ हीट जब हम करते हैं बोरिक एसिड पे तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट चीज़ें हासिल होती हैं। ठीक है। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट के पहले तो आपके पास बनता है मेटाबोरिक एसिड 100 डिग्री हीट पर, और 140 डिग्री हीट करते हैं तो बनता है पायरोबोरिक एसिड। तो एंटीडोट ऑफ H2S पॉइजनिंग इज़ वेरी डाइल्यूट डैश। तो अगर H2S गैस टॉक्सिक गैस अगर कोई इसको सूंघ लेता है तो सूरत में इसको जो एंटीडोट उसका तोड़ निकाला जाता है वो वेरी डाइल्यूट क्लोरीन से निकाला जाता है। 20 MCQs है द प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग बोरिक एसिड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। कि अगर बोरिक एसिड को H3BO3 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाएगा तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? तो आप जानते हैं पहले तो बनेगा आपके पास मेटाबोरिक एसिड, ठीक है, HbO2, और उसके बाद फिर बनेगा H2B4O7 पायरोबोरिक एसिड, ये जिसको हम टेट्राबोरिक एसिड भी कहते हैं। और फाइनली जब वेरी स्ट्रॉन्ग हीट आप उसको करेंगे तो फिर बोरिक ऑक्साइड B2O3 की फॉर्मेशन लास्ट में हो जाएगी। So these are the all 20 MCQs which appeared in board examination in last 9 years.
तो ये चैप्टर 4 डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 के MCQs पे आते हैं। चैप्टर 5 इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब कुछ ही MCQs आए, देयर आर ओनली 8 MCQs वी हैव टू डिस्कस हियर। फर्स्ट है गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिन लेयर ऑफ डैश। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो उसमें उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किसकी लेयर चढ़ाकर। तो हमने मेथड ऑफ रेजिस्टिंग कोरोजन पढ़ा था कि हाउ टू प्रिवेंट अ मेटल फ्रॉम कोरोजन। उसमें डिफरेंट मेथड मैंने बताए थे। तो ये भी बताया था कि एक मेटेलिक कोटिंग कर दी जाए दूसरे मेटल पर। तो जिंक चूँकि ज़्यादा तेज़ी के साथ कोरोड नहीं होता, तो जिंक का हम लेयर चढ़ा सकते हैं किसके ऊपर भाई, किस आयरन के ऊपर। तो उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो चौखटें वगैरह बनाई जाती हैं दरवाज़ों की, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। लोहे के ऊपर जिंक लगा हुआ होता है, चढ़ा हुआ होता है। सेकंड है स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ डैश। स्टेनलेस स्टील में 3 चीज़ें होती हैं भाई, आयरन होता है और आयरन के साथ निकल और क्रोमियम में से कोई एक होता है, जिसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जिसमें जंग नहीं लगता। ये आयरन, क्रोमियम और निकल का अलॉय होता है और साथ में कुछ मिकदार कार्बन की भी मौजूद होती है। थर्ड EDTA इज़ दिस टाइप ऑफ लिगेंड। EDTA आप जानते हैं, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। ये हमारे पास एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, जो कि ये हमारे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इसकी डेंसिटी 6 होती है। और या इसको मल्टी डेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि 1-2 से ज़्यादा लिगेंड जो है वो लिगेंड्स ही है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दे सकता है। फोर्थ है हाइपो इज़ यूज्ड एज डैश। ये फोटोग्राफी के टॉपिक में होता है कि हाइपो का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है फोटोग्राफी में, फिक्सर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr आइंस हैं वो फिक्स हो जाए। पाँचवा द मेटल आइंस हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डैश। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी Mn+2 की, Fe+2 की, Co+2 की, Ni+2 की। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ Mn+2 में आएंगे। क्योंकि मैंगनीज कौन से ग्रुप के एलिमेंट अगर आप देखें तो मैंगनीज का जो ग्रुप आपके पास चलता है साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7B। तो ये 7B ग्रुप में होता है। तो 7B ग्रुप से मुराद ये हो गया कि इसके पास जो है वो D ऑर्बिटल के अंदर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी जब हम इसको करेंगे, तो ये यहाँ पर आपके पास जो है वो NS2 और NP5 आ रहा होगा, NS2 NP5 आ रहा होगा Mn+2 की कन्फिग्रेशन। और +2 से मुराद ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन हम पहले निकाल लेते हैं। तो Mn+2 पर टोटल जो है वो D ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आपको अलग अलग मिलेंगे, तो पाँचों अनपेयर्ड मिलेंगे। इसलिए Mn+2 क्या होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे, जिसकी तादाद 5 है। बाकी सब में इससे कम होंगे, आयरन में, कोबाल्ट में, निकल में। छठा है इन पोटेशियम डाइक्रोमेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इस Cr के निकालेंगे इसके अंदर से। ऑक्सीजन की +2 होगी और ऑक्सीजन की -14 हो जाएगी, और ये पोटेशियम की यहाँ पर +1 हो जाएगी, तो ये ओवर +2 हो जाएगी। तो ये -14 और +2 ये माइनस का 12 होगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, क्रोमियम का 2 वहाँ डिवाइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये 6 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो +6 होगी उसकी। छठा है द हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट इज़ नोन एज डैश। मतलब कि जब मेटल एक ऐसा रिएक्शन करता है जो हार्मफुल होता है, जो अनडिजायरेबल होता है, हम नहीं चाहते वो हो जाए, जब हम उसको एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में या किसी केमिकल एजेंट के साथ, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं इसको कोरोजन कहा जाता है। मेटल का कोरोड होना, ख़राब होना। अगर यही कोरोजन आयरन के अंदर हो रही हो तो उसको हम फिर रस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट MCQ से द ग्रीन कलर ऑफ ग्लास इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। ये चैप्टर 11 के MCQ से गलती से मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो गिलास में जो ग्रीन कलर आता है वो Cr2O3 की प्रेजेंस से आता है, चूँकि Cr+3 आयंस का कलर जो है वो क्रोमियम +3 आयंस का कलर ग्रीन होता है। तो Cr2O3 जो कंपाउंड ओवरऑल उसका कलर ग्रीन होगा, जो ग्लास को हरा रंग दे रहा होता है। ठीक है, तो दीज आर द 8 MCQs विच अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन कराची बोर्ड। तो 5 चैप्टर को हमने डिस्कस किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, 7 भी पहले डिस्कस कर लिया है, 8 जो है हमारे पास है वो भी अल्काइल हाइड्रेट्स का भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने, 9 का भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने। तो अब हम चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसके MCQs सॉल्व नहीं किए, इस तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट है इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन मेंबर नहीं है,
तो इसका आंसर आप जानते हैं, दिस इज़ रेटिनॉल, क्योंकि रेटिनॉल जो है वो केमिकल नेम है विटामिन ए का। तो रेटिनॉल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक मेंबर नहीं है। तो ये विटामिन का टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, डिफरेंट नेम्स। सेकंड है दिस इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, ये एक नेचुरल पॉलीमर है। तो नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर भी होते हैं, ठीक है। तो पीवीसी आर्टिफिशियल है, नायलॉन भी आर्टिफिशियल है, इस तरह टेराइलिन ये भी हमारे पास आर्टिफिशियल होता है। जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो पत्तों वगैरह से हमें हासिल होता है, और सेलुलोज से हम जो है वो कागज़ वगैरह बना रहे होते हैं। थर्ड है द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स इन ओलिगोसेक्राइड इज डैश। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स कितने होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको बताया था कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं एक ओलिगोसेक्राइड के अंदर, ठीक है। जैसे कि सक्रोज है, उसकी बात करें तो उसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है कॉड लिवर ऑयल इज़ अ सोर्स ऑफ डैश। तो कॉड लिवर ऑयल जिसको हम मछली का तेल भी कहते हैं, तो वो विटामिन ए का जो है वो एक सोर्स होता है हमारे पास, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल। फिफ्थ है मिल्क शुगर इज़ आल्सो कॉल्ड, मिल्क शुगर को हम और क्या कहते हैं तो लैक्टोज कहते हैं। तो लैक्टोज मतलब लैक्टोजीन से निकला है, लैक्ट्स मतलब होता है मिल्क, और लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर। छठा है सिट्रस फ्रूट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डैश। जो रस वाले फल होते हैं उनसे हमें क्या हासिल होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए हमारे पास या लेमन हो गए, तो उनसे हमें विटामिन सी हासिल होता है, जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। सेवन्थ है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश आइसोमर। ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम होता है C6H12O6। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर इसमें केटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। 8th MCQ है केमिकल नेम ऑफ फ्रूट शुगर इज डैश। फ्रूट शुगर को केमिकल नेम क्या है तो उसको फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है, फ्रूट शुगर को, जो कि फ्रूट्स में मौजूद होता है ये शुगर। दिस इज़ एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं तो एनिमल स्टार्च कहलाते हैं ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइकोजिन असल में एक पॉलीसेकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और जो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है, और जब हम फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो फिर उस सूरत में क्या होता है, ग्लाइकोजिन हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, मतलब ग्लूकोज के अंदर, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड इज डैश। मोनोसेक्राइड में कार्बन एटम की तादाद 3 से 10 तक हो सकती है। जैसे इस वजह से उसको ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस ये सब हम कह रहे होते हैं। जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड एक ट्रायोस शुगर है, और इस तरह से राइबोस एक पेंटोस शुगर है। और जो ग्लूकोज होता है या फिर फ्रक्टोज होता है वो एक हमारे पास हेक्सोस शुगर होता है। 11 है ग्लाइकोजिन इज अ डैश। ग्लाइकोजिन है क्या है अभी बताया, पॉलीसेक्राइड है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। 12 है कि दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट्स, कि ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है ऑयल में और फैट में। तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो ऑयल और फैट दोनों में मौजूद होता है, तो ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑयल्स में भी होता है, फैट में भी होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि फैट जो है वो सैचुरेटेड होता है, उसमें सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जबकि ऑयल के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। और ये असल में एक तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो लॉन्ग चेन कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, इस तरह के। 13 है कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरॉन आर डैश। कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड, प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है तो ये स्टेरॉइड्स हैं, जिनको हम लिपिड्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिपिड्स हमारे पास सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। तो स्टेरॉइड्स एक ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर, जिनके फॉर्मूले में पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड, प्रोजेस्टेरॉन ये सब स्टेरॉइड्स होते हैं। 14 है द स्वीटेस्ट शुगर इज डैश। सबसे मीठा शुगर क्या है तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सक्रोज और लैक्टोज में सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है वो ग्लूकोज होता है। 15 है द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ, ये बताया था अभी, ग्लाइकोजिन की सूरत में सेव करते हैं जस्ट फॉर रेनी डेज। 16th MCQ है दिस वाइटामिन इज वाटर सॉल्युबल। ये वो कौन सा वाइटामिन है जो पानी में हल हो जाता है, तो वाइटामिन सी जो है वो पानी में हल होता है। बाकी विटामिन ए, डी, के, ई ये सारे, के, ए, डी, ये सारे वाइटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो आपका वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे विटामिन सी की गोलियां भी मिलती हैं ना,
कि जैसे कैल्सी की जो गोलियाँ होती हैं CAC 100 या CAC 1000 की, तो वो विटामिन C गोलियाँ होती है, उसको पानी में आप हल करके पी जाते हैं। ऑरेंज फ्लेवर और लेमन फ्लेवर इस तरह के फ्लेवर्स के साथ मिलती है। नेक्स्ट है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रिकेट। एक बीमारी है जो किसकी कमी से होती है भाई, तो विटामिन D की कमी अगर बॉडी में हो जाए तो फिर रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10। नाउ डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। सो इसके पास पेपर के MCQs देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 6 MCQs हैं जो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है दिस इज़ नॉट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र। इनमें से क्या एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र नहीं है? जिसमें नाइट्रोजन नहीं होगा वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र होगा? नहीं होगा। यूरिया नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है, अमोनियम नाइट्रेट भी है, अमोनियम सल्फेट इसमें भी एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, चूँकि उसके फॉर्मूले में भी अमोनियम आया तो नाइट्रोजन तो हो गई। हाँ, ट्रिपल फॉस्फेट जो होता है वो हमने पढ़ा था कि ट्रिपल फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये नाइट्रोजनस नहीं होते, इनके फॉर्मूले में नाइट्रोजन नहीं आता। नेक्स्ट है दिस इज़ यूज फॉर एचिंग ऑफ ग्लास। तो ग्लास पे एचिंग करने के लिए, नक्शो निगार बनाने के लिए किस कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें HF को, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है दिस इम्पार्ट्स रेड कलर टू ग्लास। ग्लास में रेड कलर किस वजह से आता है? तो जिंक ऑक्साइड जो है वो रेड कलर दे रहा होता है ग्लास को, कलरफुल ग्लास बनाने के लिए। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र मेंटेन्स द रेंज ऑफ pH ऑफ सॉइल एट डैश। तो फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल के pH को कितना मेंटेन करके रखता है? तो हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र, तो ज़मीन जो होती है स्टेराइल भी होती है, फर्टाइल भी होती है। तो जो फर्टाइल लैंड होती है उसका pH 7 से 8 तक स्लाइटली बेसिक होता है। तो फर्टिलाइज़र क्या करता है? किसी भी सॉइल के pH को 7 से 8 पे मेंटेन करता है। फिफ्थ MCQ है दिस वन इज़ कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? तो PVC, PVA, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीथीन, ये सब एडिशन पॉलीमराइजेशन है जो पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से बनते हैं। ये टेरिलीन जो होता है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। टेरेपेथेलिक एसिड और 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, इनके मिलाप से ये बन रहा होता है टेराइलीन। तो वो हमारे पास असल में एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है जो कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है, बस एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल वाटर के एलिमिनेशन से बनता है। चैप्टर 11 में उसको हम डिस्कस करेंगे रेयॉन के टॉपिक में। छठा है दिस इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू ग्लास। ये ऊपर अभी आया था चैप्टर 5 के अंदर भी कि ग्रीन कलर जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की वजह से ग्लास के अंदर आता है। सो दीज आर द 6 MCQs ऑफ चैप्टर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के। तो ये तमाम चैप्टर्स में करा चुका। ठीक है, तो अगर कोई आपको अभी इसमें इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं MCQs के अंदर। बाकी चूँकि 50% MCQs पे इस पेपर आने वाला है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप MCQs के लिहाज से तैयारी करें। और मैं दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से आपको पता है कि बिलोंग करता हूँ, जिसके कैंपसेस औरंगी टाउन में है, गुलशन इकबाल के टाउन में है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे फ़िज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करें और केमिस्ट्री के अलावा, इंग्लिश के अलावा फिज़िक्स मैथ्स को भी स्टडी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी केमिस्ट्री समझ में आती है और मेरी इंग्लिश समझ में आती है और आप उससे फ़िज़िक्स और इस तरह के मैथमेटिक्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है वो हमारे मेरे सेंटर में इस फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो तब इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।